Hello, good morning students. I hope all are fit and fine and stay at home. Yeah students, आज हम हमारा नया चैप्टर नंबर 17 सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स स्टेटमेंट एक्चुअली एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर का मीनिंग क्या है या सोसाइटी लॉ एथिक्स होते ही क्या है, किस तरह से हम अपनी सोसाइटी के अंदर या एथिकल इश्यूज वगैरह का यूज करके किस तरह से अपन अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं या लॉज कौन कौन से होते हैं या आजकल जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं उनसे हम किस तरह से प्रिकॉशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए ये वाला चैप्टर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो अभी तक हमने जो सिलेबस पढ़ा उस सिलेबस के अंदर हमने एसक्यूएल पढ़ लिया, एसक्यूएल पाइथन पढ़ लिया। अब पाइथन के बाद हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर के बेस पर जिस तरह से मैंने क्लास 11 के अंदर लास्ट में दो चैप्टर्स पढ़े थे उसी टाइप से हमारा फोर्थ सेक्शन आ रहा है डेटाबेस के बाद हमारा फोर्थ सेक्शन आ रहा है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। इट मीन चैप्टर नंबर 17। तो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। तो चैप्टर 17 आ रहा है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स होता क्या है या इस चीज को हम अप्लाई करें तो उससे पहले इसको थ्योरेटिकल सेक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बेस पर आ रहा है कि वी आर नाउ लिविंग द era called the information age where we see the most of activities are technologies influenced by the making and online payment, creating and development of an own piece of the art of information such as writing articles, clicking photographs and so forth. With the reach of technology in our day-to-day life, there has been a paradigm shift and also have a raised specific issues and problems related to the society ethics and law. In this chapter, we will shall talk about the topics about this very domain such as intellectual property rights, plagiarism, cybercrime, cyber law, e-waste management, etc. तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आज जिस टर्म या जिस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, तो आज हम ये जानते हैं कि आज का जो टाइम चल रहा है वो टेक्निकल टाइम चल रहा है। इस टेक्निकल टाइम पर आज हर पर्सन छोटे से छोटा वर्क और बड़े से बड़ा वर्क कंप्लीट करने के लिए नेटवर्किंग या इंटरनेट का यूज करता है। इसीलिए आज के टाइम को हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी टाइम भी मानते हैं। इट मीन्स कि आज हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस इंटरनेट के अलावा हमें कंप्यूटर सिस्टम या गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। बिना इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के या गैजेट्स के हम किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेस पर वर्क कर रहे हैं। आज किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट को हम ऑपरेट करना चाहते हैं या हार्डवेयर कंपोनेंट को रन कराना चाहते हैं। तो रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह है कि हमें सिस्टम या गैजेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन गैजेट्स को ऑपरेट करने के लिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम का यूज करते हैं। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइम है। आज हर पर्सन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन डेटा को ट्रांसफर करना चाहता है या फास्ट वे में आपस में कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो कम्युनिकेशन करने के बेस पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन जो परफॉर्म करता है वो सारे ट्रांजेक्शन हमेशा ऑनलाइन मोड में होते हैं। उस ऑनलाइन मोड के अंदर पेमेंट करना है या हमें कोई डेवलपमेंट का वर्क करना है, किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना है या किसी पर्सन से टॉकिंग करनी है या हमें कोई फाइल शेयर करनी है या फाइल को रिसीव करना है। इट मीन्स जितने टाइप के भी वर्क हमारे होते हैं वो सारे वर्क आज हम ऑनलाइन मोड में करते हैं। इट मीन्स डिजिटाइजेशन के बेस पर करते हैं। लेकिन जब हम इस डिजिटाइजेशन का यूज करते हैं तो इस डिजिटाइजेशन के एडवांटेज हमें बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उन एडवांटेज के साथ साथ कई सारे डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी के बिना हम जिस वर्ल्ड में एक्सेस कर रहे हैं उस वर्ल्ड के अंदर कई सारे क्राइम होते हैं। उसी टाइप से अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या ऑनलाइन मोड में डिजिटाइजेशन के बेस पर किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं या किसी भी टाइप का वर्क कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी कई सारे इश्यूज जनरेट होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, इथिकल इश्यूज हो सकते हैं, लॉ से रिगार्डिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह के इश्यूज क्या क्या इश्यूज होते हैं, किस तरह से इश्यू को सॉल्व किया जाता है, किस तरह इश्यू को हम रिकवर कर सकते हैं, उन सारी चीजों को इसी चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इथिकल इश्यूज कि आखिर इथिकल इश्यूज क्या होते हैं और इथिकल इश्यू को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी मोड में अगर हम इथिकल इश्यू का यूज कर रहे हैं तो बेटा इस इथिकल इश्यू के अंदर जैसे इथिकल इश्यू के अंदर सबसे पहला इश्यू यहाँ पे जनरेट होता है उस इश्यू को हम कहते हैं, सबसे पहला इश्यू आता है इथिकल इश्यू। तो इथिकल इश्यू क्या होता है? तो इथिकल इश्यूज का मीनिंग क्या होता है उस चीज को हम आइडेंटिफाइड करते हैं। दिस डे वी कैन इजिली से दैट आवर सोसाइटी इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड आवर era is information era, as well as know the information is the means of accurate knowledge. In the other words, we can say the information from the intellectual capital for a person or body. However, there are many ethical issues involved with the use of availability of the information.
कि आज हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी टाइप का वर्क कंप्लीट करते हैं तो उस वर्क को कंप्लीट करने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी होती है इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन ही हमारी सिक्योर नहीं होगी तो हम कभी भी किसी भी फ्रॉड में एक्सेस हो सकते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर सकता है और बिना परमिशन हमारी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो इसी इश्यूज को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेक होने के क्या क्या कारण होते हैं या इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के किस तरह से इश्यूज जनरेट होते हैं। तो सम कॉमन एथिकल इश्यूज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेग्रिम्स एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। कि बेसिकली इस इंफॉर्मेशन के एक्सेस होने के 3 मोड होते हैं या 3 तरह के इथिकल इश्यूज होते हैं जिनसे हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है और कोई पर्सन बिना परमिशन हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर पहली जो इंफॉर्मेशन लीक होने के जो इश्यूज होते हैं उस इश्यू को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब ये होता है कि एज मेंशन अर्लियर, information में कि intellectual property rights, any piece of information is produced or created with a lot of efforts. It can consume a lot of time. The cost factor is also involved with the creation or production of information. Through the ones produced, it become very easy to duplicate and share it with the others. But the very thing makes information difficult to safeguard unlike flexible property. The creator producer of the information is the real owner of the information and the owner has every right to protect his or intellectual property rights. The protect our intellectual property rights can get information copyright or patent to use trademarks. कि intellectual property rights are the rights of the owner of the information to decide how much information is to exchange, shared and distributed. Also it gives the owner a right to decide the price on doing exchange, sharing, distribution of. क्या इसका मतलब ये हो गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन किसी भी टाइप के वर्क को कंप्लीट करता है या किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करता है तो प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया है तो उस पर्सन के पास ही परमिशन होती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है प्लस उस इंफॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन को शेयर कर सकता है या किसी के साथ उसकी परमिशन दे सकता है। लेकिन कुछ इन अनऑथराइज पर्सन बिना परमिशन के उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके किसी अदर पर्सन को उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसी इशू को हम कहते हैं इथिकल इश्यूज के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट मींस कि जो पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करता है वो भले साइंस के केस में हो या किसी भी अदर केस में हो, तो किसी पर्सन ने अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया है तो प्रोडक्ट को बनाने के बाद उस पर्सन के पास पूरी परमिशन होती है कि वो उस प्रोडक्ट को अपने पास रखे या किस पर्सन को वो एक्सेस देना चाहे। लेकिन कुछ अनऑथराइज पर्सन बिना किसी परमिशन के उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं या उस इंफॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन को बेच देते हैं। तो यही जो क्राइम होता है इसी क्राइम को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट केस आता है प्लेग्रिम्स। तो प्लेग्रिम्स का मतलब होता है कि सिंपली पुट प्लेग्रिम्स मींस स्टीलिंग सरप्राइज। प्लेग्रिम्स का मतलब होता है स्टीलिंग सरप्राइज। इट मींस कि प्लेग्रिम इज ए स्टीलिंग समवन else intellectual property rights work and representing it your own work without it is the source of information. Ki it means ki simply put plagiarism means stealing surprise. If you look into the English dictionary to find the meaning of the word plagiarism, it will give somewhat like the unauthorized use of close limitation of the languages and thought of the another author, the representation of the them on original work. Thus plagiarism is stealing someone else's intellectual work, can be an idea, literary work and academic work etc. The representing your own work without giving credit to creator and without citing the source of information. कि plagiarism का मतलब होता है stealing of information। तो stealing of information का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी information आपकी information में और उस information को अगर कोई थर्ड पर्सन बिना किसी परमिशन के किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड कर देता है और उस इंफॉर्मेशन को या किसी की इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है तो इसी केस को हम क्या कहते हैं, प्लेग्रिम्स का क्राइम कहते हैं। कैसे अप्लाई होता है, एनी ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट टर्म इन द प्लेग्रिम्स यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग द क्रेडिट टू द ऑथर। कि कई सारे पर्सन क्या करते हैं कि किसी की कोई बुक पब्लिश हुई है तो उस बुक को वो एक्सेस कर लेते हैं और उसे अपना नेम देके उसे अगर सेल कर देते हैं। Using someone else work in the incorrect form of the intent originally by the author creator, modifying literally someone production such as music composition etc., giving incorrect source of information, wrong citation, failure in giving the credit, acknowledgement of the combination of other two collaborate effort to which you are also part of। कि इसका मतलब ये हो गया कि plagiarism का मतलब होता है stealing of information।
तो स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन बिना किसी की परमिशन के या बिना किसी पर्सन को बताए हुए उसकी इंफॉर्मेशन को वो किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड कर देता है, या फिर उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके पास जो मेन ओनर की जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करता है और चेंज की गई इन्फॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड करता है, तो इसी क्राइम को हम कहते हैं प्लेगरिम्स कहते हैं। हाउ नॉट टू प्लेगरिम्स? एट मस्ट यूनिवर्सिटीज इज पुट देयर स्टूडेंट हैंडबुक टू अवॉइड प्लेगरिम्स। You must give credit whenever you use another person's idea, opinions, and theory. Quotations to other person's actual spoken written words, paragraphs to other person's spoken writing words. कि प्लेग्रिम्स का मतलब क्या होता है? तो प्लेग्रिम्स से सेव बचने के लिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन को किसी अदर पर्सन को नहीं बताना चाहिए, किसी पर्सन के साथ उसे शेयर नहीं करना चाहिए, बिना किसी परमिशन को किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। आज आपकी इंफॉर्मेशन अगर कॉन्फिडेंशियल है तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास ही रहनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन आप किसी अदर पर्सन को शेयर मत करो, किसी को बताओ नहीं। अगर आप बताएंगे तो वो इंफॉर्मेशन कई सारे पर्सन अनऑथराइज्ड वे में उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेग्रिम इज ऑफेंस। तो प्लेग्रिम इज ऑफेंस का मतलब होता है कि इन प्लेग्रिम्स इन्वॉल्व कॉपिंग नॉट ओनली आइडिया बट ऑल्सो सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द कॉपीराइट वर्क without attention and without permission. It would amount to both copyright infringement and a violation of the special right to other to credit. Copyright infringement and the violation to other right to credit the both civil wrongs and criminal offense. कि प्लेग्रिम्स ऑफेंस का मतलब ये हो गया कि आज प्लेग्रिम्स एक क्राइम है। वो क्राइम इस तरह से है कि आज आपकी परमिशन के बिना आपकी इंफॉर्मेशन को कोई थर्ड पर्सन यूज कर रहा है, या थर्ड पर्सन यूज करने के अलावा आपकी इंफॉर्मेशन को किसी मॉडिफाइड करके किसी अदर पर्सन को बताया जा रहा है, तो ये सारे क्या है? क्राइम है। अगर आप चाहें तो इस क्राइम के अकॉर्डिंग आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम ऑनलाइन मोड के अंदर वर्किंग करते हैं, तो ऑनलाइन मोड हमारे लिए बहुत सेफ है। लेकिन ऑनलाइन मोड के एडवांटेज के साथ साथ हमारा वर्क तो ईजी हो रहा है, लेकिन वर्क के साथ साथ कई सारे ड्रॉबैक्स भी मिल रहे हैं। तो इसी इथिकल इश्यूज के अंदर कोई पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, बिना परमिशन को चला सकता है, या आपकी इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करके किसी अदर पर्सन को बता सकता है। तो इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? प्लेग्रिम्स कहते हैं। प्लेग्रिम्स के बाद तीसरा एक्सेस होता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है कि डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रेडिट बाय यू दैट एग्जिस्ट इन द डिजिटल फॉर्म, either online or electronic storage devices. All of your digital property comprise what is known as digital assets. Example of digital property includes any online personal accounts such as email, communication accounts, social media accounts, shopping accounts, photo video sharing accounts, video gaming, etc. तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब ये होता है कि जब आप ऑनलाइन मोड में किसी भी सर्वर या किसी भी सिस्टम पर आप वर्क करते हैं, तो इंटरनेट पर वर्क करते समय जब आप उस पर कोई अकाउंट बनाते हैं, या अकाउंट बनाने के अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए आप शॉपिंग अकाउंट बनाते हैं, या ईमेल्स वगैरह भेजने के लिए आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, या फिर अगर आप ट्रेड मार्किंग का वर्क करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग करने की रिगार्डिंग जो अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन मोड में अगर आपको वर्किंग करनी है तो वर्किंग करने के लिए सर्वर पर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और बिना रजिस्ट्रेशन के आप कभी भी किसी पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जिस तरह से ऑफलाइन मोड के अंदर हम अगर कोई शॉप ओपन करते हैं या कोई कंपनी ओपन करते हैं, तो कंपनी ओपन करने से पहले या कोई प्रोडक्ट की शॉप ओपन करने से पहले हमें पर्टिकुलर जो बिजनेस डिपार्टमेंट होता है, या जो भी हमारा फूड डिपार्टमेंट होता है, या पर्टिकुलर जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उनसे हमें परमिशन लेनी होती है, और वो हमें परमिशन प्रोवाइड करते हैं, तभी हम अपनी शॉप या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज में ले सकते हैं, उसको हम सेल कर सकते हैं। उसी टाइप से ऑनलाइन मोड में अगर हम किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं, या ऑनलाइन मोड के अंदर हम कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस हमें ऑनलाइन मोड के अंदर अपने अकाउंट क्रिएट करने होंगे। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस अकाउंट के अंदर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगे, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखनी पड़ेगी, जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है। कि जिस तरह से आज हम शॉप ओपन करते हैं और किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमें परमिशन मिलती है, तो परमिशन मिलते समय में एनओसी प्रोवाइड होता है। इट मींस वो एनओसी सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल होता है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। इट मींस कि हम उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हैं और हमारी सारी इंफॉर्मेशन उस गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, और गवर्नमेंट ने हमें वेरीफाइड ऑथराइजेशन हमें प्रोवाइड किया है। उसी टाइप से डिजिटल मोड में अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सेल करते हैं, या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बेस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या परचेज करते हैं, या इसके अलावा कोई गेम या एप्स वगैरह आप डाउनलोड करते हैं,
तो किसी भी ऑनलाइन मोड के अंदर जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ट्रांजेक्शन करते समय वहां पर जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एक डिजिटल प्रॉपर्टी मानी जाती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो अगर कोई अनऑथराइज पर्सन बिना किसी परमिशन के आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है या आपकी इंफॉर्मेशन को चुराता है, तो उसी क्राइम को हम कहते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स या डिजिटल प्रॉपर्टी क्राइम मानते हैं। फिर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ओनर। Legally, a person who has created its own owner who has got its development by the paying legally the legal owner or a digital property. Only the owner can use and decide who all the what form can be his digital assets may be used by the owner. Whenever the making payments or buying it, obtaining its license or uses rights, etc. But this is not the case generally. There are many threats of digital properties. कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय आप उस डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करते हुए किसी भी टाइप का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को वही पर्सन परफॉर्म कर सकता है जो उसका लीगल पर्सन है, इट मींस ओनर पर्सन है। लेकिन इस ऑनलाइन प्रोसेस के बेस पर कई सारे इश्यूज जनरेट होते हैं। उन इश्यूज में कई सारे अनऑथराइज पर्सन बिना किसी परमिशन के हमारे डेटा को एक्सेस करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑनलाइन थ्रेट। तो क्या क्या इश्यूज होते हैं? थ्रेट टू digital properties. Let us briefly talk about the common threat to digital properties. Digital software penetration tools. Although one need to buy uses rights to license to use a digital property, there are many software penetration tools such as the cracks and key guns tools created by the hackers to penetrate your software. कि इसका मतलब ये है कि पहला तरीका ये होता है कि कई सारे अनऑथराइज्ड यूजर जिनके पास कई सारे क्रैक वर्जन्स होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, कई सारे टूल्स होते हैं, इन टूल का यूज करके वो बिना परमिशन आपके डेटा को ब्रेक करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में डेटा को हैक करते हैं। तो इस हैकिंग के बेस पर हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? उनको फ्रीली एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट वे होता है स्टीलिंग एंड प्लेगरिमराइज्ड कोड्स टू योर डिजिटल प्रॉपर्टी। कि समटाइम अदर डेवलपर somehow gets hold of your software sources code and then create plagiarized version of your code and use in their own software। कि कई बार ऐसा होता है कि कई अनऑथराइज्ड पर्सन जो हैकर होते हैं, जो क्रैकर होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपकी जो सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर के कोड को एक्सेस कर लेते हैं और कोड को एक्सेस करने के बाद उस कोड को किसी अदर पर्सन को सेल कर देते हैं या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। कि जैसे आज मार्केट में आप जानते होंगे कि एक ब्रांडेड जो वेयरिंग आती है, ब्रांडेड वेयरिंग होती है, लेकिन मार्केट में उसी की कॉपी बनाकर डुप्लीकेट कॉपी माल भी मार्केट में बेचा जाता है। तो उसी टाइप से ऑनलाइन मोड में जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, कई सारे अनऑथराइज्ड पर्सन उसके कोड को एक्सेस करके उसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो क्राइम होते हैं, इन क्राइम को हम कहते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी क्राइम्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन की आखिर हम अपने प्रोडक्ट को सेफ कैसे रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को सेव प्रोवाइड कर सकते हैं। As there are multiple types of threat to digital property rights, there are many ways to can ensure protection of your digital properties। कि प्रॉपर्टी राइट्स जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इन्हीं ड्रॉबैक को सेव करने के लिए हम अगर अपने ट्रांजेक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्लस प्रॉपर्टीज को सिक्योर रखना चाहते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टीज को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो सिक्योर रखने के भी कई सारे वेज हैं। उन वेज में कुछ वेज होते हैं एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन होता है एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। एंटी टेम्पर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि देयर आर मेनी एंटी टेम्पर सॉल्यूशन अवेलेबल टुडे which ensure that your digital property is tamper proof। These anti-tamper solutions use a host of advanced technology to prevent hackers from the hacking, reverse engineering or manipulating your digital property such as utility tools, software apps, video games and so forth। फिर anti-tamper solution का मतलब होता है कि जैसे हम वायरस का एंटीवायरस बनाते हैं, उसी टाइप से डिजिटल प्रॉपर्टी को सेव रखने के लिए हम एंटी टेम्पर सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो एंटी टेम्पर सॉल्यूशन में अगर किसी पर्सन ने आपके प्रोडक्ट को डुप्लीकेट को भी बना दी या आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस कर दी, आपकी सिक्योरिटी जो आपका डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो डिजिटल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें कोई चेंजेस कर दिए, तो चेंजेस करने के बाद आप कुछ यूटिलिटी टूल्स को सॉफ्टवेयर बनाकर उस अपडेशंस को वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे कहते हैं एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। नेक्स्ट होता है लीगल क्लाउजेस। लीगल क्लाउजेस का मतलब होता है कि 8 लीगल क्लाउजेस इज द क्लाउजेस ऑफ यूज ऑफ योर सॉफ्टवेयर digital properties। You must include a transparent clause in your software terms of services that prohibits the scraping of your software source code of reuse। This is sound legal backup for you। कि legal clauses का मतलब होता है कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं
तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आप अपने प्रोडक्ट को बाइंड अप करके रख लीजिए, या उसमें कोई लीगल क्लाउसेस दे दीजिए कि बिना परमिशन, बिना किसी भी ऑनर की परमिशन के उस इंफॉर्मेशन को कभी एक्सेस नहीं किया जाएगा। वो पर्सन सिर्फ उसे ट्रांसपेरेंट वे में देख सकता है, बट उसे कभी एक्सेस नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि आजकल जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पहले हमें ओटीपी प्रोवाइड किया जाता है। वो ओटीपी रजिस्टर्ड नंबर पर ही प्रोवाइड होता है। तो जो ऑनर होता है, उसने अगर वो पर्टिकुलर सिम यूज ली है और उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो जब तक ऑनर से वेरीफाई नहीं करेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो इस तरह से आप लीगल क्लाउज का यूज कर सकते हैं। लीगल क्लाउज के बाद तीसरा वे होता है लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। Limit the sharing of software code. You should share your software code only with trusted individuals who are the part of development team. You should also use a digital rights management DRM solution to protect your software from being scrapped for the source code using the decompilers etc. कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं और आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने यूज लिया है, तो उस सॉफ्टवेयर कोड को आप पर्टिकुलर पर्सन को ही शेयर कीजिए, या डेवलपमेंट टीम को आप ऑथराइज डेवलपमेंट टीम को ही प्रोवाइड कीजिए, किसी और को ये कोड प्रोवाइड मत कीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा दीजिए, जैसे डीआरएम राइट्स कहते हैं। डीआरएम राइट्स में डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो डीआरएम राइट्स मैनेजमेंट टूल के बेस पर कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर बिना किसी परमिशन के उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर अपने प्रोडक्ट को सेफ रखना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए आप उसमें कोई लीगल अथॉरिटीज अप्लाई कर दिए। लीगल अथॉरिटीज के अलावा आप उसे पर्टिकुलर उन्हीं पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिस पर्सन को आप जानते हैं। किसी और के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन या उसका कोड कभी शेयर मत करो। अगर शेयर करेंगे तो वो शेयरिंग बेस पर इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, उसका मिसयूज हो सकता है। लेकिन अगर हमने अपने कोड्स को, अपने प्रॉपर्टीज राइट्स को अगर सिर्फ लीगल पर्सन के साथ ही शेयर किया, तो वही पर्सन से यूज में ले पाएगा, अदर किसी वे को यूज में नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं।